हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर एंड वेलकम टू आवर चैनल। बेटा, आज हम आपकी फ्लेमिंगो बुक का जो सेकंड चैप्टर है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग। बेटा, इस चैप्टर में बेसिकली दो हिस्से हैं या कह लो कि दो स्टोरीज हैं। आज हम पहली स्टोरी ही कवर करेंगे जिसका सब टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही मीनिंगफुल चैप्टर है। आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है। और इसे जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे ना, ये स्टोरी को जानेंगे, तब आपको एक समझ में आएगा एक पहलू, एक इंसान की लाइफ का एक पहलू। और ये इंसान कौन है? एक बच्चा है। बचपन क्या होता है? बचपन सिर्फ एक उम्र नहीं होती है, ये एक अनुभव होता है, ये एक एक्सपीरियंस होता है। तो बचपन का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा होता है जहाँ पर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती है। खेल लेते हैं, कूद लेते हैं और हमारे ऊपर घर को चलाने की कोई जिम्मेदारियाँ नहीं होती है। लेकिन एक ऐसी उम्र जिसके अंदर हम जब लड़ते झगड़ते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो अगले दिन बिल्कुल वैसे के वैसे हो जाते हैं। हम उनके अगेंस्ट ग्रजेस नहीं होल्ड करते कि उसने मुझे ऐसे कह दिया था ना, अब देखना मैं बताता हूँ उसे। नहीं, इस तरीके का हमारा कोई एटीट्यूड नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि बचपन में एक मासूमियत होती है, एक इनोसेंस होती है। लेकिन उसी फेज में, उसी अनुभव में जहाँ आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होनी चाहिए, अगर वहीं घर चलाने की जिम्मेदारी आप पर आ पाए, तो वो आपकी इनोसेंस को खत्म कर देता है। वो जो एक इररिस्पॉन्सिबल और एक केयर फ्री समय जो होता है, वो समय खत्म हो जाता है। और ऐसा ही बचपन जब आपसे छीन लिया जाए, तो इसका मतलब है वो अनुभव आपसे छीन लिया गया है। और ये जो लॉस्ट स्प्रिंग है ना, जिसमें जो स्प्रिंग है, इसका मतलब ही है चाइल्डहुड। वो बचपन, वो समय, जो एक ऐसा अनुभव है जो एक इंसान की पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, अगर आपका बचपन सिक्योर रहा है, खुशनुमा रहा है, तो उसका असर आपकी आगे आने वाली जिंदगी पर भी पड़ता है। और ऐसा ही खुशनुमा बचपन अगर आपसे छीन लिया जाए, तो उसका असर भी, एक उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपकी लाइफ पर पड़ेगा। तो दोनों ही स्टोरीज के अंदर ये सिमिलर ही कॉन्सेप्ट है। पहली जो स्टोरी है वो है एक रैग पिकर की। रैग पिकर मतलब कचरा उठाने वाले लोग, या जिसे कहीं कचरा बीनने वाले लोग। इस चैप्टर को लिखा है बेटा अनीस यंग ने। अनीस यंग जो हैं वो एक एडिटर भी रही हैं, न्यूज़पेपर में कॉलमिस्ट भी रही हैं। तो वो बहुत सारे ऐसे जो रियल इश्यूज होते हैं जो सोसाइटी में हैं, उनके बारे में काफ़ी लिखती हैं। और इन्होंने एक बुक भी लिखी, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये बुक उन्होंने लिखी। ये जो चैप्टर है ये इसी मेन बुक का एक एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट का मतलब होता है बेटा एक अंश। यानी पूरी एक बुक लिखी और उसमें से एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने आज एक चैप्टर की तरह प्रेजेंट है। ठीक है, अब जरा हम इस चैप्टर को देखते हैं। इस चैप्टर का जो प्रोटैगनिस्ट है ना, लीड, वो है साहिब आलम, जो कि है एक रैग पिकर। और ये कहाँ रह रहा है? ये रह रहा है दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में। आउटस्कर्ट्स मतलब कि दिल्ली का जो बाहरी इलाका जो है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई डेवलपमेंट वगैरह सब नहीं है, बाहरी इलाके जो होते हैं उसे आउटस्कर्ट्स कहा जाता है। वहाँ रैग पिकर्स रह रहे हैं और इन रैग पिकर्स में से एक साहिब आलम भी है। अब अनीस जंग की मुलाकात जब इस साहिब आलम से हुई, इस रैग पिकर से हुई, तो उन्होंने उससे क्या क्वेश्चन पूछा? वाई डू यू डू दिस? तुम ये क्यों करते हो? क्या क्यों करते हो? ये कचरा उठाने का जो काम है, ये जो रैग पिकिंग है, ये तुम क्यों करते हो? तो क्या कहता है? मेरे पास और कुछ है नहीं करने को। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। मेरे पास कुछ और है ही नहीं करने को। तो ये कहती है कि तुम स्कूल जा सकते हो, गो टू स्कूल। व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल? तुम जाओ। तो पूछता है कि यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहां मेरे आसपास कोई स्कूल है ही नहीं भाई। तो ये जो कॉन्वर्सेशन इनका स्कूल को लेकर चल रहा था ना, बेसिकली इनके आसपास स्कूल क्यों नहीं है? क्योंकि जिस जगह ये रह रहे हैं वो पूरा का पूरा एक गार्बेज यार्ड की तरह है। इनफैक्ट यहाँ सारा कचरा ही कचरा है और यहाँ पर आके ये रैग पिकर्स रह रहे हैं। ये रैग पिकर्स आए कहाँ से हैं? ये आए हैं ढाका से, बांग्लादेश से आए हैं। From the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. यानी 1971 में, इस ईयर के अंदर, चूंकि एक स्टॉर्म आ गया था। साहिब आलम कहता है कि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि 1971 में, इस ईयर में एक बहुत खतरनाक तूफान आ गया था, जिसकी वजह से इन सभी लोगों को अपना देश, अपना शहर छोड़कर आना पड़ा भारत में। और आज ये लोग भारत में कहाँ रह रहे हैं? दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में रह रहे हैं, जिसका नाम क्या है बेटा? सीमापुरी है। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. गोल्ड का मतलब यहाँ पर क्या है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। गोल्ड का मतलब यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि भाई हम असली सोने की तलाश में भारत में यहाँ दिल्ली में आ गए हैं। नो,
असली कोई सोना नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है द कंफर्ट, कंफर्ट, जो भी कंफर्ट है या ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी, काम की तलाश में, तो गोल्ड का मतलब है यहाँ काम की तलाश, जॉब अपॉर्चुनिटीज, कंफर्ट, मतलब ये सब जो 2 वक्त की रोटी है वो तो चाहिए ही ना। इस वजह से ये लोग यहाँ आ गए हैं और जिस जगह रह रहे हैं वहाँ आसपास कोई स्कूल है नहीं। तो अनीस जान ने तो बहुत इजीली कह दिया कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, लेकिन इसने बताया कि भाई मेरे आसपास कोई स्कूल है ही नहीं। तो अनीस जान क्या कहती है कि अगर मैं स्कूल अगर स्टार्ट करती हूँ कि कल को मैंने स्कूल खोला तो तुम अब आओगे क्या मेरे स्कूल में? इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम? अब ये इसने तो हाफ जोकिंगली कहा था, मजे मजे में कह दिया कि भाई स्कूल मैं चलाऊंगी अगर, तो क्या तुम आओगे क्या साहिबे आलम? लेकिन साहिबे आलम के लिए ये मजाक मजाक नहीं था। इनफैक्ट उसकी आंखें तो एकदम चमक उठी। ही वाज सो हैप्पी, ही सेज यस, कहता है हाँ हाँ मैं बिल्कुल आऊंगा। और उसका जो चेहरा था, उसके चेहरे की रौनक देखकर अनीस जंग समझ गई कि शायद मैंने ये जो मजाक मजाक में कही हुई जो बात है ना, शायद गलत मजाक कर दिया, ये नहीं कहना चाहिए था। कुछ दिनों बाद वापस ये पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है क्या? इज योर स्कूल रेडी? तो अनीस जंग कहती है कि स्कूल बनाने में समय लगता है, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। अब बेसिकली क्या है बेटा, जब हम छोटे बच्चों से कहते हैं ना कि तुम अच्छे से अपना होमवर्क कर लेना, पढ़ाई बहुत अच्छे से करना, जब शाम को हम आएंगे तो आपके लिए चॉकलेट लेकर आएंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी तो, है ना? तो एक छोटे बच्चे के दिमाग में ये हो जाता है कि सच में मैं पढ़ाई अगर करूँ और अच्छे से रहूँ मेरे को चॉकलेट मिलेगी। पूरे दिन वो बहुत वेल बिहेव्ड रहता है, पढ़ाई करता है, अच्छे से चुपचाप शांत रहता है, क्योंकि शाम को उसको एक उम्मीद होती है, वो एक वेट करता है पूरे दिन कि आप आओगे और चॉकलेट लेकर आओगे। लेकिन अगर आप वो चॉकलेट नहीं लेकर आते ना, तो उस बच्चे का ऐसा लगता है जैसे भरोसा ही टूट गया हो, कि मुझे जैसे धोखा मिला हो कि क्या आप लोग मेरे लिए चॉकलेट नहीं लेकर आए। हो सकता है आपके और मेरे लिए एक चॉकलेट नहीं लाना बहुत ही मामूली सी बात हो, लेकिन एक छोटे बच्चे के लिए वो एक धोखे जैसा होता है। वैसे ही यहाँ पर साहिब आलम के लिए भी ये इस तरीके से एक बात थी कि अनीस जंग के लिए मजाक होगा, लेकिन साहिब आलम के लिए बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था। एक उम्मीद थी, एक होप थी कि शायद उसे पढ़ने को मिलेगा। राइट बेटा, ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, ये जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, उस क्वेश्चन के आंसर के एक्सप्लेनेशन में आप इसको पूरी इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हो। दैट इट वाज मोर लाइक अ होप टू साहिब आलम दैट इफ अनीस जंग स्टार्ट्स अ स्कूल, आई गेट टू लर्न समथिंग, आई गेट टू गो टू स्कूल। राइट, अब कुछ महीनों बाद जब बहुत अच्छे से जान गए अनीस जंग, इस लड़के को बहुत अच्छे से जान गई, तो देखो यहाँ पर उसे पता चला कि इसका नाम है साहिबे आलम। उसके पहले नाम नहीं पता था। अब ये देखा जाए तो आयरॉनिकल है कि नाम है साहिबे आलम, जिसका मतलब क्या होता है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का राजा। लेकिन है क्या वो एक रैग पिकर? तो ये आयरॉनिकल नहीं लगता? लेकिन जो एटीट्यूड है ना साहिब आलम का, भाई वो एकदम वाकई में ही इज द किंग, ही इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। व्हाई? क्योंकि उसका एटीट्यूड बहुत केयरफ्री है, जब मर्जी आती है तब वहां निकल जाता है घूमना फिरना अपने फ्रेंड्स के साथ। ये जब आगे पढ़ेंगे तब जानेंगे कि वो कितना केयरफ्री है और कितना उसे फ्रीडम पसंद है। तो यहाँ पर उससे अभी तक पता नहीं है साहिब आलम को कि उसके नाम का मतलब क्या है। He roams the streets with his friends, an army of barefoot boys. Barefoot boys यहाँ पर नंगे पैर, barefoot का मतलब है नंगे पैर। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है, क्या है बताऊंगी। Who appear like the morning birds and disappear at noon over the months. I have come to recognize each of them. ये बताता है कि उनका जो ये जो फ्रीडम, ये जो फ्री स्पिरिटेड बच्चे हैं, ये जो फ्री स्पिरिटेड बच्चे हैं, ये समझ में आता है। क्यों? क्योंकि ये जब चाहे जहां चाहे चले जाते हैं। सुबह उठते ही ये जो गार्बेज, जो कचरे का ढेर लगा हुआ है, वहां दौड़ने निकल जाते हैं एकदम बिना चप्पल पहने हुए। और ये एक दिन पूछते हैं व्हाई डोंट यू वेयर चप्पल्स? चप्पल क्यों नहीं पहनते हो भाई? अनीस जंग पूछती है इस बच्चे से। अब साहिब आलम है और साहिब आलम के 2 फ्रेंड्स भी यहाँ खड़े हुए हैं। तो साहिब आलम क्या जवाब देता है कि मैं इसलिए चप्पल नहीं पहनता हूँ क्योंकि मेरी मदर जो है, मेरी चप्पल बहुत ही ऊपर शेल्फ के ऊपर रखी है और मेरा हाथ वहां तक पहुंचता नहीं है, और मम्मी मुझे वो चप्पल उतार के देती नहीं है, तो मैं कैसे पहनूं चप्पल? मेरा हाथ चप्पलों तक पहुंचता ही नहीं है। साहिब आलम ये जवाब देता है। लेकिन साहिब आलम के साथ जो 2 लड़के और खड़े होते हैं, साहिब आलम के फ्रेंड्स, तो एक लड़का बोलता है, झूठ बोल रहा है, अगर इसकी मम्मी इसको चप्पल दे भी देना तो भी ये नहीं पहनेगा, यानी साहिब आलम को चप्पल मिल भी जाए तो भी वो नहीं पहनेगा। ये सजेस्ट करता है फ्रीडम,
कि यहाँ पर इसको लिबर्टी कितनी पसंद है, कि हम भी कई बार घर पे होते हैं, हर वक्त चप्पल पहन के नहीं रखा जाता है, हम नंगे पैर चलते हैं, तो एक सेंस ऑफ फ्रीडम है। सो इट इज मोर लाइक चप्पल नहीं पहनना या बेयरफुट होना, इट्स मोर लाइक अ सेंस ऑफ फ्रीडम, कि आजाद पसंद इंसान है वो, कि नहीं गिरफ्त में रहना, एकदम नंगे पैर जहां मन में आए वहां भाग रहे हैं। बट देयर इज द थर्ड बॉय हु सेज आई वांट शूज। उसको जूते का जरूर मतलब एक चाव है कि मुझे शूज पसंद है। सो देयर इज वन बॉय हु इज साहिब आलम, जो एकदम नंगे पैर रहना चाहता है, आजाद पसंद इंसान है। दूसरा लड़का जो साहिब आलम की बात को काट कर कहता है, क्या बोलता है कि अरे इसकी मम्मी ना उस जबरदस्ती झूठ बोल रहा है, ये इसको पसंद नहीं है चप्पल पहनना, इसलिए क्या कहता है इसको जूते पहनना पसंद नहीं है, इसलिए अपनी मम्मी पर ब्लेम लगा रहा है। और तीसरा लड़का जिसने अलग अलग तरीके के जूते पहने, एक सिंगल पेयर ऑफ शूज नहीं पहना हुआ था, अलग अलग जूते पहने हुए थे, वो क्या कहता है, आई वॉन्ट शूज। अब ये शूज का, चप्पलों का, बेयर फुट का क्या रेलेवेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। इस बात पर अनीस जंग को एक किस्सा याद आता है कि भारत का एक गांव है जिसका नाम क्या है, उडुपी। और उडुपी से एक आदमी, वो आदमी अपनी एक स्टोरी सुनाता है अनीस जंग को, और क्या कहता है कि जब मैं बच्चा था, ये उडुपी का जो आदमी है वो कहता है कि जब मैं बच्चा था ना, तो मैं गांव में, मतलब मेरे पास चप्पल जूते नहीं थे, तो मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता था, रोज, कि भगवान प्लीज मुझे एक जोड़ी चप्पल, एक जोड़ी जूते प्लीज दिला दो प्लीज। रोज ये चीज की प्रार्थना क्या करता था। अब ये जो बच्चा है, ये एक पुजारी का बेटा था, और पुजारी कहाँ रहते थे, मंदिरों के पुजारी, और मंदिरों के पीछे ही कुछ क्वार्टर्स बने हुए थे, घर बने हुए थे, वहां पर ये पुजारी रहा करते थे। तो उन्हीं पुजारी का ये बेटा था, और रोज भगवान से क्या प्रार्थना करता था कि प्लीज मुझे ना एक जोड़ी चप्पल मिल जाए। जब वो एक जोड़ी चप्पल उसे मिले, इस बच्चे को मिले, तो क्या कहता है, लेट मी नेवर लूज देम, कि मैं कभी ना खोऊं इन्हें। ये बताता है द इम्पोर्टेंस ऑफ दोस स्लीपर्स या चप्पल्स, इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीपर्स, कि किस कदर इस बच्चे को वो चाहिए थे, और जब उसको वो चप्पल मिले तो किस कदर उसे वो पसंद थी। द वैल्यू वैल्यू ऑफ चप्पल्स, कि भाई उसके लिए वो बहुत मायने रखती थी। ठीक है। अब धीरे धीरे जब समय बदला, धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ा, तो हुआ ये कि भविष्य में जो पुजारी के बच्चे हुए, अब ये प्रॉब्लम नहीं थी कि उनके पास जूते चप्पल नहीं हो। इनफैक्ट वो अच्छे से वेल ड्रेस्ड रहते थे, स्कूल जाते थे तो उनके पास प्रॉपर यूनिफॉर्म्स भी हुआ करते थे, यू नो, इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बैग। इसका मतलब ये है कि जब समय बदला, जब ये आदमी, उडुपी का ये जो आदमी है, जब वो बच्चा था तब उसके पास चप्पल नहीं थी, लेकिन भविष्य में आगे चल के जो भविष्य में जो पुजारी आए, भविष्य में जो प्रीस्ट आए, उनके जो बच्चे हैं, उनकी स्थिति काफी बेटर थी। वो स्कूल जाया करते थे रेगुलर, उनके पास प्रॉपर यूनिफॉर्म था, जूते थे, सॉक्स थे। तो यानी उडुपी, इस गांव की, इस जगह की जो सिचुएशन है उसमें सुधार आया, चेंज आया, और बेहतर हुआ, डेवलपमेंट हुआ। ये बात समझ में आ रही है कि उडुपी में ये क्या अंतर आया, क्या डिफरेंस आया, कि वहां पर डेवलपमेंट हुआ। और ये डेवलपमेंट क्या, किससे हमें पता चलता है, कि एक समय था जहां पुजारी के बच्चे के पास चप्पल तक नहीं होती थी, उसी जगह पुजारी के भविष्य में काफी सालों के बाद जब डेवलपमेंट आया, वही पुजारी के बच्चों के पास सिर्फ चप्पल नहीं, प्रॉपर यूनिफॉर्म हुआ करती हैं, सॉक्स हुआ करते हैं, शूज हुआ करते हैं, और प्रॉपर स्कूल जाया करते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है ना, ये अनीस जंग ने हमने बताया। लेकिन क्या ये रैग पिकर्स भी इसी तरीके का जो है डेवलपमेंट, क्या इन रैग पिकर्स में भी देखने को मिलता है? आइए जानते हैं। ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये इस रैग पिकर की स्टोरी को बताता है कि कितने रैग पिकर्स हैं, करीब 10,000 रैग पिकर्स जो हैं, जो सीमापुरी में यहाँ रहते हैं। ठीक है। इनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन प्रूफ नहीं है, लेकिन इनके पास राशन कार्ड जरूर है। क्यों है राशन कार्ड? ताकि वो ऑफ कोर्स खाना तो खरीद ही सके, इसके अलावा उन्हें वोट करने का भी अधिकार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये रैग पिकर्स, जिनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन प्रूफ नहीं है लेकिन राशन कार्ड है ताकि वो वोट दे सके, तो दे आर मोर लाइक द वोटिंग बैंक, मतलब वोटर्स ज्यादा है वो। ठीक है, तो वोट बैंक की तरह ज्यादा है ये। इसके अलावा अनीस जंग कहती हैं कि आप जिस सिचुएशन में रह रहे हैं, कैसी सिचुएशन में रह रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में रह रहे हैं कि सीमापुरी में
बिल्कुल भी कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई ड्रेनेज सिस्टम, कोई सीवेज सिस्टम, जिस तरीके से इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद नो रूफ्स ऑफ टिन्स एंड टारपोलिन, मतलब ढंग से छत भी नहीं है, छत है तो टपकती हुई छतें हैं, पानी गिरता है, इस तरीके की सिचुएशन में रह रहे हैं। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, ऐसी सिचुएशन में ये लोग रह रहे हैं। तो अनीस जंग बोलती है कि आप वापस लौटकर अपने गांव क्यों नहीं चले जाते, ढाका क्यों नहीं चले जाते? ढाका इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. तो यहाँ की जो औरतें हैं, ये जो रैग पिकर्स हैं, सीमापुरी में जो रैग पिकर्स रह रहे हैं, वो जो महिलाएं हैं, उनका क्या कहना है कि हम ढाका इसलिए लौट कर नहीं जा रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ रहते हुए, सीमापुरी में रहते हुए, भले ही हम कचरे के ढेर के बीच में रह रहे हैं, भले यहाँ कोई सीवेज सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, चाहे कुछ भी नहीं है, अच्छी टपकती हुई छतें हैं, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। और अगर हमें 2 वक्त की रोटी यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर रहना बेहतर है, बजाय ढाका लौट जाना, जहाँ पर हमें कोई ग्रेन, एक दाना तक अब वहाँ पर नहीं मिलेगा हमें। तो बेहतर है कि हम यहीं की यहीं रह जाए। ये किसने कहा? अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। इतनी खूबसूरत जगह छोड़ के भाई क्यों आ गए? इसी वजह से आ गए क्योंकि वहां अब एक दाना भी नहीं है खाने को। टैटर्ड साड़ीज का मतलब ये होता है कि एकदम फटी पुरानी साड़ियां, ढंग के कपड़े तक इन लोगों के पास नहीं है। ठीक है। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और सीमापुरी में रहने का मतलब क्या है? सिर्फ एक ही काम है इन लोगों के पास, और वो काम है कि उन्हें कचरा ही उठाना होगा। इसके अलावा वहाँ और कोई काम नहीं है कि कोई सोचे कि कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, करियर हम बनाएंगे। नो, उनका बस उन्हें एक ही काम पता है और वो है ये कचरा उठाना। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है बेटा, इसको अलग कलर से मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रही हूँ। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कि सोने की तरह है। नाउ ये गार्बेज गोल्ड किस किस के लिए है? बच्चों के लिए भी गार्बेज एक गोल्ड है, बड़ों के लिए भी गार्बेज एक गोल्ड है, लेकिन रीजंस अलग अलग हैं। और वो रीजंस क्या हैं? देखिए, आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज, his eyes lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. स्क्राउंजिंग का मतलब क्या है बेटा? टटोलना, कि भाई बहुत ज्यादा ढेर लगा हुआ है कचरे का और उसमें और टटोलना। साहिब आलम के कहने का क्या मतलब है? ये एक क्यूरियोसिटी दिखाता है। क्यूरियोसिटी, भाई छोटे बच्चे को हर चीज जानने की क्यूरियोसिटी रहती है। ये ऐसे क्यों है, वो वैसे क्यों है, इसने ऐसे क्यों बोला, उसने वैसे क्यों कहा, ये चांद येलो क्यों नहीं होता, व्हाइट क्यों होता है, सूरज व्हाइट क्यों नहीं होता, येलो क्यों होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं बच्चे के दिमाग में, तो क्यूरियोसिटी रहती है। और जो भी इंसान बच्चे के क्वेश्चन को, चाहे वो कितना भी स्टूपिड क्वेश्चन क्यों ना हो, जितने भी लोग उस क्वेश्चन को आंसर करते हैं, वो लोग बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि उनकी क्यूरियोसिटी फुलफिल होती जाती है। राइट। अब देखिए साहिब आलम क्या कह रहा है कि इस कचरे के ढेर में कभी कभी हमको 10 रुपए का नोट मिल जाता है, कभी कभी हमको कोई सिल्वर कॉइन मिल जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि देखते हैं आज क्या मिलता है। तो हमारी जो क्यूरियोसिटी है वो इस कचरे के ढेर से फुलफिल हो पाती है कि चलो भाई जल्दी चलते हैं और देखते हैं कि आज इस कचरे के ढेर में क्या मिलता है। आज क्या हमें जूते मिल जाएंगे, आज क्या हमें एक कॉइन मिल जाएगा, रुपए मिल जाएंगे, लेट्स सी कि आज हमें क्या मिलेगा। सो ये जो कचरे का ढेर है वो इन बच्चों के लिए क्या है? इट इज मोर लाइक अ, देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर. So it is like a hope for these kids. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. Wonder क्या है? It is more like magical. कि देखते हैं कि आज कचरे के ढेर में क्या मिलता है। तो बच्चों के लिए ये गार्बेज गोल्ड क्यों है? क्योंकि उनकी क्यूरियोसिटी फुलफिल होती है कि आज इस कचरे के ढेर में क्या मिलेगा। और पेरेंट्स के लिए ये गार्बेज गोल्ड क्यों है? क्योंकि ये उनका ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, उनकी ब्रेड एंड बटर है, ठीक है, उनकी रोजी रोटी है। तो इसीलिए चाहे एल्डर्स हो या बच्चे हो, दोनों के लिए ये garbage is more like a gold, but the reasons are different. In case of children, this garbage is more like a hope that fulfills their curiosity. In case of elders,
This garbage is like a gold as it is the only means of survival and their bread and butter, their only source of income. You got the point? This is the most important point बेटा, most important. ये क्वेश्चन जरूर आता है तो प्लीज इसे ध्यान रखिए. अब देखो, one winter morning what happens? I see Sahib standing by the fenced gate of the neighboring club watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game. He hums content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around. He admits the gatekeeper lets me use the swing. Sahib too is wearing tennis shoes. हमने क्या देखा था कि भाई वो चप्पल नहीं पहनता, क्यों? बेयरफुट रहता है. क्यों ऐसा? क्यों? वो उसका सेंस ऑफ फ्रीडम है कि चप्पल नहीं पहनना. चप्पल पहनते ना तो मुझे थोड़ा बंद बंद सा ऐसा फील लगता है कि जैसे मुझे किसी ने बांध दिया. मुझे तो फ्रीडम चाहिए. लेकिन यहाँ वो एक टेनिस का मैच देख रहा है और ये टेनिस का मैच देखते हुए जो फेंसिंग होती है तारबंदी, उसके पीछे खड़ा होकर वो टेनिस का मैच देखते हुए, और उसने शूज पहने हुए टेनिस के. क्यों? क्योंकि वो खुद तो जाकर खेल नहीं सकता है, तो ये टेनिस के शूज पहनकर ही उसको एक ये सेंस ऑफ फीलिंग आती है कि एज इफ मैंने भी ये गेम खेल लिया. बिकॉज साहिब आलम लव्स टेनिस. जब कोई देख नहीं रहा होता है या जब यहाँ पर लोग नहीं होते हैं ना, जहाँ ये जो ग्राउंड है यहाँ पर जब लोग नहीं होते, उस टाइम पर ही सिर्फ गार्ड उसको अंदर जाने के लिए अलाउ करता है कि हाँ बेटा झूला झूलना है तो झूल ले. लेकिन सिर्फ तब जब कोई ना हो यहाँ पर. लेकिन जब कोई होता है, कोई खेल रहा होता है, उस टाइम पे तो साहिब आलम अंदर जा नहीं सकता है, तो वही खड़े खड़े देखता रहता है. तो ये उसको ऐसा क्यों लगता है? जैसे आपने कई बार देखा होगा, जैसे क्रिकेट मैच देखने जाते हैं लोग, तो कई लोगों को स्टेडियम में आपने ना इंडियन जर्सी में देखा होगा, है कि नहीं? तो ये जर्सी पहनी क्यों जाती है? ये जर्सी इसलिए पहनी जाती है क्योंकि ये एक फील होता है कि आप एज इफ कि आप उस टीम का हिस्सा हो. क्या सचमुच में टीम का हिस्सा है? नहीं है, लेकिन वो जर्सी पहनकर ये फील आती है. सेम ये फील यहाँ पर साहिब आलम को आ रहा है. और क्या फील आ रहा है? कि एज इफ मैंने ये जूते पहनकर, ये टेनिस शूज पहनकर ये अगर मैच देख लिया है तो जैसे मैंने ही इस मैच को खेल लिया है. राइट? तो इसलिए ये इन शूज को पहनकर ये टेनिस मैच देख रहा है. और ये शूज इसको मिले कहाँ से? वही कचरे के ढेर से. और क्या ये बहुत बेहतरीन शूज हैं? बिल्कुल भी नहीं. इनफैक्ट इस पैर में एक जूते के अंदर एक होल है जो किसी रिच लड़के ने फेंक दिए होंगे कि भाई अब जूते फट गए हैं, अब मैं क्यों पहनूं. तो एक रिच लड़के के लिए ये जूते अब यूजलेस हो गए और इसीलिए उसने उसे कचरे के ढेर में फेंक दिए हैं. जो जूते इस बच्चे के लिए, इस रिच लड़के के लिए यूजलेस अब हो गए हैं, फॉर साहिब आलम इट इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. इसके लिए एक सपना पूरा करने जैसी एक चीज होगी कि अरे मुझे टेनिस शूज मिल गए हैं. तो देखिए, जो चीज हमारे लिए यूजलेस हो जाती है, कई लोगों के लिए वो चीज एक ट्रेजर की तरह होती है, खजाने की तरह होती है. राइट? अब इसके बाद यहाँ पर जो साहिब आलम है, जो कि कचरे के ढेर में अपनी क्यूरियोसिटी फुलफिल करता था, उसकी लग जाती है नौकरी, एक जॉब. और ये जॉब कहाँ लगती है? एक टी स्टॉल पर. और इस टी स्टॉल पे इसको क्या तनख्वाह क्या मिलती है? 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स. मतलब 800 रुपए इसको तनख्वाह मिल रही है और पूरा इसका खाना पीना. लेकिन इसको तो खुश हो जाना चाहिए ना. इज ही हैप्पी? नो, नॉट एट ऑल. क्योंकि अब अनीस जंग जब इसके चेहरे को देखती है तो समझ में आता है कि जो पहले इस बच्चे के चेहरे पे एक केयरफ्री लुक था ना, अब वो नहीं रहा. क्योंकि इसकी मासूमियत अब इस काम के बोझ के नीचे दब गई है. और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अब घर की जिम्मेदारियां आ गई हैं. अब वो केयरफ्री बच्चा नहीं रहा है साहिब आलम जो एक समय पर हुआ करता था. यानी पहले वाकई में साहिब आलम लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स था, लेकिन अब नहीं है. अब साहिब आलम वाकई में साहिब आलम नहीं रहा है. देखिए, does he like the job? I asked. His face I see has lost the carefree look. The steel canister. Steel canister क्या होता है बेटा? जो चाय की केतली होती है ना, उसे कहा गया है steel canister. Seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. इसका मतलब ये है कि जो चाय की केतली है ना, उस कचरे की पोटली से ज्यादा भारी है. तो ज्यादा भारी का मतलब ये है क्या कि उसका वजन ज्यादा है? नहीं. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट. इट्स बिकॉज वो जो कचरे का पोटला होता था ना, वो प्लास्टिक बैग जो होता था ना, जो कचरे के ढेर से भरा होता था, वो प्लास्टिक का थैला ये अपनी मर्जी से अपने कंधे पर उठाता था. अपनी एक इच्छा से, अपनी मर्जी से, ये उसका डिसीजन था. इसलिए साहिब आलम को वो कभी भी हैवी या बर्डनड नहीं लगता था. लेकिन ये जो स्टील कैनिस्टर है ना, ये स्टील कैनिस्टर वो अपनी मर्जी से नहीं उठा रहा है. इनफैक्ट स्टील कैनिस्टर में जो वजन है वो वजन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का. ये भार है उसके ऊपर और इसके पास ऑप्शन नहीं है कि ये उस स्टील कैनिस्टर को ना उठाए. क्योंकि अब
इसे वही काम करना पड़ेगा जो इस टी स्टॉल का मास्टर इसको करने के लिए कहेगा. नाउ ही इज नॉट द लॉर्ड ऑफ हिज ओन लाइफ. द बैग वॉज हिज. वो जो प्लास्टिक बैग था ना वो साहिब आलम का खुद का था. बट दिस कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप. ये कैनिस्टर उसकी नहीं है बल्कि उस टी शॉप के मालिक की है, उसके ओनर की है. साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. और अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा है. अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स इन दिस चैप्टर. तो बेटा ये होता है बचपन. जो बचपन सिर्फ एक टाइम नहीं, एक एक्सपीरियंस होता है, सिर्फ एक एज नहीं, एक अनुभव होता है. और वो अनुभव, वो जो एक केयर फ्री एटीट्यूड जो होता है, जहां आपको कोई जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठाना पड़ता, वो एहसास, वो अनुभव जब आपसे छीन लिया जाए, तब वही होता है जो साहिब आलम के साथ हुआ कि 800 रुपए मिल रहे हैं उसकी लाइफ के लिए, उसके घर परिवार के लिए. ये बहुत ज्यादा बड़ी हेल्प है, बहुत ज्यादा बड़ा सपोर्ट है. बट स्टिल ही इज नॉट हैप्पी. वो उसी कचरे के ढेर में खुश था. क्यों? क्योंकि अपनी मर्जी का मालिक था. आई होप बेटा ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पसंद भी आया होगा. और कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन मुझे ज़रूर बताइए. और आपने क्या सीखा इससे, आपको आपके क्या ओपिनियंस हैं वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा. और सबसे ज़रूरी बात, अपना ध्यान रखिएगा बेटा. जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.